तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आईएमपी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 20 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो अति लघुत्तरीय जो कि 2 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, फिर आप लोगों को कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 20 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न हमने इसमें गेस किया हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हमने किया है, बहुत ही ज़्यादा मॉडल पेपर से, हमने प्रीवियस ईयर पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, किताब से बहुत ही ज़्यादा हमने सोच समझ के 20 क्वेश्चन तैयार किया है और इससे बाहर नहीं आएगा, मेरा वादा 100% मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। और बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखकर, मतलब 20 महत्वपूर्ण एक कॉपी खरीद लीजिए, पतली सी कॉपी, आप जानते ही हैं, एक पतली सी कॉपी खरीद लीजिए, 20 वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी लघुत्तरीय पे, उसमें सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट लघुत्तरीय आएगा, फिर दीर्घोत्तरीय, मतलब ऐसे करते करते आप लोगों को पूरा सामाजिक विज्ञान पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। इसी तरह साइंस भी, मैथ भी, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, एक प्यारा सा लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 20 महत्वपूर्ण में पहला प्रश्न देखने वाले हैं कि देखिए, प्रश्न बहुत ज़्यादा आईएमपी है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, या तो पूछेगा उसी में कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही में मिल जाएगा, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है, 2 नंबर के लिए आता है, बहुत प्यारा प्यारा आंसर लिख के लेके आया हूँ। लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए, आपको ना ये ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। ये आपको किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से। इस तरह डिजाइन नहीं बनाना है, मैं बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बस इस तरह डैश कर देना है, ब्लैक पेन से लिखेगा। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और प्रासा के राजा कौन, प्रासा के राजा थे कौन, विलियम प्रथम। प्रासा के राजा कौन, विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। तो यही 2 प्रश्न पूछा था कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो किसका महत्वपूर्ण योगदान था, ऑटो वन बिस्मार्क था। पहला प्रश्न याद हो गया। फिर कह रहा जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, तो प्रासा के राजा कौन, विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र प्रथम का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। कौन, विलियम प्रथम। कहाँ के थे, प्रासा के राजा थे। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया आप लोगों को। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, इसको आपको तैयार करके जाना है। आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। सिंपल सा जवाब आपको छोटा सा देना है, 2 नंबर के लिए आता है प्रश्न। असहयोग आंदोलन 1992 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन कब लिया गया, 1922 ईस्वी में। क्यों लिया गया भाई, तो चौरी चौरा की घटना के कारण इसे वापस लिया गया। बस यही 2 लाइन आपको लिख देना है अच्छे तरीके से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। पूछ रहा है कि आयात शुल्क किसे कहते हैं। तो आयात शुल्क आप जानते हैं, देखिए, किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क या कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज़ देश में प्रवेश करती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर, हवाई अड्डे पर। सिंपल मतलब ये चीज़ कहना चाह रहा है कि आयात शुल्क उसे कहते हैं किसी दूसरे देश से कोई चीज़ आप मंगवा रहे हैं। मान लीजिए अमेरिका से कोई दूसरी चीज़ आप अपना मंगवा रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो वहाँ पे एक चार्ज लगता है, और ये चार्ज कहाँ लगेगा, बंदरगाह पे या चाहे हवाई अड्डे पे लगेगा, ठीक है। अगर आप कहीं अमेरिका से कहीं चीज़ आप इंडिया में अगर मंगा रहे हैं तो अमेरिका के हवाई अड्डे पे या बंदरगाह पे एक चार्ज लगेगा, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं आयात शुल्क, ठीक है। तो लिखा है किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क या कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज़ देश में प्रवेश करती है, यानी सीमा पर या बंदरगाह पे कह सकते हैं, हवाई अड्डे पे। यहीं से तो आप दूसरे देश हवाई अड्डे से, हवाई बंदरगाह से आप आएंगे, चाहे हवाई अड्डे पे एरोप्लेन से आएंगे, ठीक है, या कहीं बॉर्डर पे, सीमा पे से आएंगे, तो वहाँ से वो चीज़ें जो जब दूसरे देश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे एक शुल्क लगता है, ठीक है। जो किसी भी चीज़ का अगर आप आयात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ सामान मंगवा रहे हैं तो वहाँ पे एक शुल्क लगता है, उसी को आयात शुल्क कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, बस इतना पॉइंट आपको लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एमपी बता दे रहा हूँ आपको। तो आयात शुल्क से आप क्या तात्पर्य है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और ये प्रश्न नंबर क्या था, तीसरा, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है, तीसरा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर चौथे की तरफ।
देखिए प्रश्न नंबर चौथा यहाँ पर लिखना था, लेकिन मैंने प्रश्न तीसरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा ही मान लीजिए उसको, प्रश्न है ना, कह रहा है कि जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है मैं इसको थोड़ा सा इसको कवर कर देता हूं, नहीं तो आपका ध्यान इस पे ही भटकने लगेगा, तो आप कंसेप्ट नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि यहाँ दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है कि विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ दुनिया के सिकुड़ने का मतलब यही है कि विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के जो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो वृद्धि होना ही क्या कहलाता है कि दुनिया सिकुड़ रही। ठीक है, क्लियर हो गया। इतना ही पॉइंट आपको लिख देना है एग्जाम में। आई होप ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये प्रश्न नंबर तीसरा था, मतलब प्रश्न नंबर चौथा ही है, प्रश्न तीसरा तो बता दिया था, लेकिन कोई नहीं, हमने गलत लिख दिया था इसको, प्रश्न नंबर चौथा लिखना था। चलिए प्रश्न नंबर चौथा यहाँ देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर चौथा क्या है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 राज्यों के नाम बताना है जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है और इस पर कौन सा फसल उगाया जा सकता है, ये भी आपको बताना है। तो तीनों का उत्तर आपको मिलेगा कि काली मृदा का रंग काला होता है। देखिए सबको मालूम है कि काली मृदा का रंग काला होता है। इसे रेगर मृदा भी कहते हैं, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। और ये लावाजनक सेलों से बनती है। कैसे बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है, लावाजनक सेलों से होती है। जहाँ पे ज्वालामुखी फट जाते हैं वहाँ पे जो उसके लावा होते हैं उससे इनका निर्माण होता है, लावाजनक सेलों से बनती है। और ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में क्या किया जाता है, पाया जाता है। मतलब इस स्थानों पे पाया जाता है काली मृदा। और काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए पूरा का पूरा आपको पॉइंट ही यहाँ पे मिल गया होगा कि काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेंगर मृदा भी कहते हैं। यह लावाजनक सेलों से बना है। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाया जाता है। कपास की खेती के लिए उत्तरदायी होता है और इसे कपास मृदा भी कहते हैं। इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं क्योंकि काली मृदा कपास के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फसल होती है उसमें। तो बस देखिए पूरा का पूरा आंसर मिल गया, आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, आराम से एग्जाम में जाइएगा, आराम से लिख दीजिएगा। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देकर समझाना है। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए जैव संसाधन। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिक करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाना असंभव है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। जैव संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। भाई जिनकी प्राप्ति जीव मंडलों से होती है, जिनमें जान प्राण होता है, वो अगर किसी चीज को प्राप्ति करते हैं संसाधन को, तो वह जैव संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडलों से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन, मत्स्य जीवन, इन सब में जान होता है। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति जो है जीवमंडल से हुई है, तो उसे जैव संसाधन कहेंगे। क्लियर हो गया। और अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से इनकी उत्पत्ति, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे चट्टान और धातु अजैव, ये क्या इनमें निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं, तो अजैव संसाधन कहलाएंगे। जो जीव मंडलों से बना है वो जैव संसाधन कहलाएगा। तो इसमें अंतर ही क्या है, बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर आपका 5 है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और इसको अच्छे से नोट करके याद करके आप एग्जाम में जरूर से जाइएगा, बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 5वां यहाँ तक तो क्लियर हो गया और हम जस्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। और चलिए यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। प्रश्न नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि टेक्सोल क्या है। ठीक है, बस एक पॉइंट पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या है टेक्सोल क्या है, फिर तो आपको नोट कर ही लेना है। टेक्सोल क्या है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्सोल हिमालयन एवं नामक औषधियाँ, पौधे की छाल,
टहनियों द्वारा जड़ों से स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये जो टक्सोल होता ना है, वो हिमालय नामक औषधि जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके छालों के तथा उनके जड़ों से स्रावित होने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है टक्सोल। और यह कैंसर के उपचार में क्या होता है, सहायक होता है। बस यही 2 पॉइंट आपको लिख देना है कि टक्सोल जो होता है वो हिमालय नामक औषधि पौधे की छाल से, टहनियों से, जड़ों से स्रावित होने वाला एक रासायनिक क्या है, पदार्थ है, और एक कैंसर के उपचार में सहायक होता है, उसी को हम टक्सोल कहते हैं। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, इसको नोट कर ही लिए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। अब हमसे कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, बताइए कि जो जल है वो किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार है भाई, आप लोग भी इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। कह रहा है कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाजों में किया जाता है तो इससे जल दूषित हो जाता है, किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। मतलब कि इसको पहले नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा आप लोग जान गए हैं कि क्या है। भाई कह रहा है कि जल इस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार यूज करने पर खराब नहीं होता है। ठीक है, आप जैसे उद्योगों में जो जल यूज होते हैं मशीन को हीटिंग करने में, तो पानी डाल जाता है, मशीन हीट होता है। ठीक है, मतलब हीट नहीं होने देता है उस पानी की वजह से, फिर वो गर्म पानी एक और साइड निकलता है। तो उस गर्म पानी, ये नहीं कि एक बार पानी हम डाल दिए तो अगर ये पानी ठंडा था उसको गर्म कर दिया तो पानी अब यूज ही नहीं होगा, नहीं, उसको प्यूरिफिकेशन करके फिर यूज किया जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है कि जल को इसलिए नवीकरण योग्य संसाधन माना गया क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता है, उसको पुनः पूर्ति किया जा सकता है, उसको प्यूरिफिकेशन करके शुद्ध करके फिर इस्तेमाल में किया जा सकता है। इसलिए जल जो है नवीकरण योग्य संसाधन है। बात खत्म, बस यही तो बात है इसमें, और क्या, कुछ नहीं है। क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 7 में आप लोगों को, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जस्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। कह रहा है कि भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताना है। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो सिंपल जवाब देंगे कि भारत की 4 प्रमुख रबी फसलें जो हैं वो गेहूं, मटर, जौ, चना और सरसों हैं। भारत की 4 प्रमुख रबी जो फसलें हैं वो गेहूं हुआ, मटर हुआ, जौ, चना और सरसों हैं। तथा खरीफ की फसल जो होती हैं वो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि होती हैं। याद करिए, बहुविकल्प की प्रश्न यहाँ से बनता है, पूछ देता है कि कौन रबी की फसल है, कौन खरीफ की फसल है, तो याद कर लीजिएगा। तो रबी की फसल कौन कौन, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। गेहूं, मटर, जौ, चना और सरसों। खरीफ में क्या आ जाएगा आपका, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली। याद हो गया ना? प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए प्रश्न नंबर 9 आइए। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत के, क्या बोल रहा है कि भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। कह रहा है कि भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है। ठीक है, तो 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखना है, तो हमने बहुत सारा लिख लिया है कि भारत के प्रमुख जो परमाणु संयंत्रों में जो केंद्र है, पहला तो है काकरापारा जो कि गुजरात में है, दूसरा है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, तीसरा है रावत बाटा जो कि राजस्थान में है, फिर नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, कर्नाटक में आपका क्या है, गएगा। ठीक है, कैगा, क्या है, कैगा लिखा है, कैगा ग है। फिर कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है। तो यह भारत के आणविक ऊर्जा केंद्र हैं। ठीक है, परमाणु केंद्र है, आणविक ऊर्जा केंद्र। ठीक है, तो हमसे 2 ही पूछा, लेकिन इतना हमने लिस्ट लिख दिया है ताकि आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्लियर हो गया ना? चलिए 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 भाई, बहुत सारा प्रश्न करना है और एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, एकदम तहलका मचा देना है 2022 बोर्ड एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है, कह रहा है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बता दे रहा हूँ आप लोगों को। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे धात्विक खनिज होता है क्या है। जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है, देखिए, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है जिसमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में डाला जा सकता है और तारे के रूप में यह पाए जाते हैं, मतलब उसको खींच के तार के रूप में बनाया जा सकता है, जिसमें कठोर, ठोस एवं नरम चूना तक भी क्या होता है इसमें शामिल होता है, उसको धात्विक खनिज कहते हैं। तो सिंपल तो जवाब है भाई कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है और धातु में चमक होती है, जिसको कूट पीट को चादरों के रूप में बना सकते हैं, जिन्हें हम खींचकर तारों के रूप में ढाल सकते हैं, जिसमें कठोर,
ठोस और नरम चूना भी क्या होता है, शामिल होता है, धातुई खनिज कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए कितना सिंपल कह रहा है, ऐसे दो खनिजों के नाम भी बताइए, तो हमने बता भी दिया आप लोगों को, नरम चूना यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताइए। कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन आएगा, आराम से लिख के आंसर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां था, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है प्रश्न, एक कॉमन प्रश्न है। ठीक है, इसीलिए मैं सब तो प्रश्न लिया हूं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या लिखेंगे? भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व मूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, मशीनरी, उर्वरक, वनस्पति तेल, छपाई मशीनें आदि प्रमुख हैं। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु ये है, ठीक है, जिससे भारत क्या करता है, निर्यात करता है इन वस्तुओं का। तो वही पूछ रहा है कि कोई वस्तु का नाम बताए, तो बहुत सारे इतना वस्तु लिख दिया, कोई भी याद कर लीजिए, बता दीजिएगा कि भारत इन वस्तुओं का निर्यात करता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सभी प्रश्न सिंपल ही है, बस याद करने का तरीका होना चाहिए आपको, दिमाग में फिट करके चले जाइए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? मतलब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी से क्या आप समझते हैं। तो देखिए सत्ता की साझेदारी है क्या, किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदाय, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। कह रहा है किसी भी देश में अगर शासन करने की शक्ति है तो उस शक्ति के कारण समाज के अलग अलग जो समुदाय होंगे, लोग होंगे, वर्ग होंगे, उनमें अलग अलग बंटवारा होगा। ठीक है, अलग अलग गुण, अलग अलग बंटवारे होंगे, उस बंटवारे की सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जो बंटवारा ही होता है अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समुदाय में, वो बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं। तो यही तो चीज़ लिखा हुआ है 3 लाइन में, छापिए उसको, याद करके जाइए बोर्ड एग्जाम में, एकदम एक भी नंबर कटने वाले नहीं है आपके। चलिए, लेकिन याद हो जाने चाहिए, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मेहनत बहुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो भाई बहुत सीरियस रह के पढ़ाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? पूछ रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर क्या देंगे कि वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय 2 अधिक सरकारें काम करें संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। देखिए संघीय शासन व्यवस्था क्या है, बहुत ही सिंपल, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में कोई 2 से अधिक सरकारें काम करे संख्यात्मक व्यवस्था कहलाती है, चाहे संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया ना प्रश्न? प्रश्न नंबर 13 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, और यह प्रश्न तो पूछे मत, बहुत बार एग्जाम में आता है, हर साल आता है, 2 नंबर फ्री में देके जाता है कि विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम बताइए। कह रहे विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम, तो भाई भारत तथा अमेरिका। ठीक है, ये दोनों संख्यात्मक राज्य हैं, तो बस भारत तथा राज्य याद कर लीजिए, भारत और अमेरिका 2 नंबर आपको मिलने वाला है। तो 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम भारत तथा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर क्या था, 14, क्लियर हो गया होगा। अब आइए यहाँ पे इस लिस्ट में देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। तो चलिए 2 कारण देख लेते हैं, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक क्यों है। पहला, जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। कह रहा है कि जातिवाद जो होता है वो अलग अलग जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। सही बात है, जातिवाद तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है लोकतंत्र के लिए, कि सब अपने अपने जाति में भेदभाव रखते हैं। ठीक है, कोई अपने जाति में रहता है, कोई दूसरे जाति में रहता है। ठीक है, तो यह भाई विभिन्न अलग अलग जातियाँ जो बट गई हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा लोकतंत्र में घातक है, क्योंकि सब अपनी जाति का ही पक्ष खींचते हैं। ठीक है, एक दूसरे से देख के जलते हैं। तो भाई लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है कि नहीं? तो पहला कारण तो यही हो गया। दूसरा है, जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र की बुरी तरह से प्रभावित किया। ये भी बात है, अलग अलग कैटेगरियों में अलग अलग आरक्षण मिल गए हैं, किसी को कम आरक्षण मिल गया, किसी को ज़्यादा मिल गया, इसी वजह से विवाद चलता रहता है। ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए जातिवाद तो घातक है ही। तो 2 कारण हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि यही 2 कारण हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को। जब भी एग्जाम में आए कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक क्यों है, 2 पॉइंट अच्छे से लिख दीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है आप लोगों को। और यह प्रश्न तो फ्री में नंबर देके जाता भाई, हर साल एक प्रश्न आते हैं। ठीक है, 2 नंबर के लिए तैयार कर लीजिए कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए, श्रीलंका और नेपाल। बस देखिए 2
नंबर मिल गया आपको। तो भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम क्या, श्रीलंका और नेपाल। याद हो गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, रुकना नहीं है भाई, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 17, धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देंगे क्या कि राज्य का अपना कोई धर्म न हो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म न हो तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सके तथा राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव न करे, तो यह स्थिति धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये चीज़ रहता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये चीज़ कि राज्य में कोई अपना धर्म नहीं है, जो व्यक्ति चाहे जिस धर्म को अपना सकता है, कोई किसी से भेदभाव न रखे, सब प्रेम व्यवहार से अपनी जिससे दोस्ती जिसके बन रही भाई, सब प्रेम व्यवहार से रहे, ठीक है, कोई एक दूसरे से भेदभाव ना रखे। यही स्थिति क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। क्लियर, देखिए कितना सिंपल शब्दों में लिखा हूं मैं और अच्छे तरीके से बता भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ये प्रश्न नंबर 17 था। प्रश्न नंबर 18 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। या तो क्वेश्चन को इस प्रकार घुमा देता है कि औसत आयु का अर्थ लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको याद करके जाइएगा आप लोग कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, औसत आयु का अर्थ लिखिए। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि किसी देश की कुल आय को, क्या बोल रहा है, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, कह रहा है कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं, इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो कितना सिंपल है, किसी देश की अगर कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे दूंगा तो वहां पे औसत आय निकल जाएगा या तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए भाई, खुद मालूम चलेगा कि एक व्यक्ति कितना रुपया कमाता है, प्रति व्यक्ति आय समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। प्रश्न नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे भाई, बहुत सारा प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर 19 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। कह रहा है कि केरल में अगर अलग राज्य की तुलना में देखा जाए तो जो शिशु मृत्यु दर है वो कम क्यों है, क्या कारण है भाई इसका, देख लेते हैं। तो केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम होने के 2 प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से कारण। पहला कारण यह है कि केरल की साक्षरता दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। देखिए पहला कारण तो ये होगा कि केरल की जो साक्षरता दर है वो अन्य राज्यों की तुलना में क्या है, अधिक है। और दूसरा क्या है कि केरल में निवल उपस्थिति अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है। केरल में जो निवल उपस्थिति अनुपात है वो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, और दूसरा कि उसका जो साक्षरता दर है और अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। यह 2 कारण है केरल में अन्य राज्यों की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर है कम इसलिए होता है। तो 2 कारण हमने लिख दिया है, आराम से लिख के यही आ जाइएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखने वाले हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। बहुत बार एग्जाम में, बहुत मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मौसमी बेरोजगारी क्या है, आइए देख लेते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीने में ये लोग बेरोजगार रहते हैं। देखिए मौसमी बेरोजगारी का मतलब कि कोई भी बेरोजगार है, कोई भी बेरोजगारी लोग हैं, उन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता है, कुछ महीने वो लोग क्या होते हैं, बैठे ही रहते हैं, और यह लोग बेरोजगार रहते हैं कुछ महीने, और इसी को हम करते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो क्लियर है। देखिए 3 लाइन में, मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार रहते हैं, इसी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 20, अभी हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया है, ठीक है। वीडियो को आपको क्या करना है, बस 2 ही काम करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं वादा करता हूँ बोर्ड एग्जाम जाते जाते तक पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा, पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो तो लास्ट में आपको बताना ही है, फीडबैक देना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। मेहनत तो काफ़ी किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो भाई पढ़ना भी है आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लाएँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।